नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दल रणनीति पर काम करने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी तैयारियों के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने अक्टूबर में उपचुनाव कराने के संकेत क्या दिए? बीजेपी कांग्रेस सक्रिय हो गए। खासतौर पर ग्वालियर चंबल पर दोनों ही दलों की नज़र है। कांग्रेस ने अपनी बड़ी बैठक बुलाई है तो बीजेपी ने भी गणेश चतुर्थी पर जीत के मंत्र के जाप की तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल इलाके के तमाम बड़े नेताओं के साथ 22 से 24 अगस्त तक ग्वालियर में ही डेरा डाले रहेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में होने उपचुनाव में दोनों पार्टियों के लिए सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि नाक का भी सवाल है। वैसे तो कई मुद्दे इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जो मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहने वाला है वो मुद्दा है जाति का। जी हाँ, ग्वालियर चंबल में जिस दल ने जातिगत समीकरण साध लिए, मानो ग्वालियर चंबल जीत लिया। तो उपचुनाव को लेकर क्या है बीजेपी कांग्रेस की रणनीति, ग्वालियर चंबल पर ही क्यों है दोनों दलों की निगाहें, और इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण बिठाना कितना जरूरी है, हम सत्ता के फाइनल में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव में 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। इन सीटों पर होने वाला चुनाव दोनों पार्टियों के लिए सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि नाक का सवाल भी है। वैसे तो कई मुद्दे इस चुनाव में हावी रहने वाले हैं, इसके साथ ही कई योजनाओं को भुनाने की भी तैयारी है। चुनाव से पहले भाजपा चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल प्रोग्रेस वे को भी जमीन पर उतारने की तैयारी में है। लेकिन इस क्षेत्र में जो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है वो मुद्दा है जाति का। ग्वालियर चंबल की सीटों पर सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर हावी है तो वो है जातिगत समीकरण का गणित। इस क्षेत्र की हर एक विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट बांटे जाते हैं। बीजेपी नेता सिंधिया के समर्थक उम्मीदवारों का तो इस क्षेत्र से टिकट फाइनल है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अभी भी लाइन में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों भीतरघात से बचने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों को साधने में लगे हुए हैं। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां बात जाति के बिना होती हो। इन 34 सीटों में से यहां पर 11 सीटों पर ठाकुर विधायक, 3 पर ब्राह्मण और 1 सीट पर बनिया वर्ग का विधायक चुना गया है। बाकी अन्य सीटों पर पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक चुने गए हैं। हालांकि इस क्षेत्र की इन 34 सीटों में से 16 सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के चयन का आधार जातिगत रखे। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी लगभग पूरे तय हैं, इसलिए उसे ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, न जातिवाद के नाम पर न क्षेत्रवाद के नाम पर अब की बार वहाँ तमाम मतदाता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। जो धोखा महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कांग्रेस ने दिया है, जो मुख्यमंत्री बनाने के फेर में वहाँ के मतदाता सिंधिया जी के हित में वहाँ कांग्रेस को वोट कर बैठे, उन्होंने धोखा खाया। अब वो कांग्रेस को किसी भी तौर पर मतदान नहीं करने वाले। वहाँ जातीय तौर पर भले ही किसी प्रकार की लामबंदी होती रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ राष्ट्रवाद के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, संगठन तंत्र के कारण आशीर्वाद जनता ने दिया है और इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष रणनीति बनाई है। स्थानीय स्तर पर मुद्दों का ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही तमाम तरह के सर्वे और स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर जो 2-3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें से उम्मीदवार का चयन किया जाएगा और स्थानीय जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार दल बदलुओं को टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी दूरी बनाएगी और स्थानीय उम्मीदवारों को और साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को उनके काम के आधार पर चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। अकेले जातीय समीकरण ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में और भी कई मुद्दे भुनाने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए हैं कि अक्टूबर में उपचुनाव कराए जा सकते हैं, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस ने
मिशन 27 पर काम करना तेज कर दिया है। कांग्रेस ने 27 अगस्त को अपनी बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में उपचुनाव की रणनीति के फाइनल ड्राफ्ट पर मंथन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी गणेश चतुर्थी पर जीत के मंत्र के जाप की तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर चंबल इलाके के बड़े नेता 22 से 24 अगस्त तक ग्वालियर में डेरा डालकर पार्टी की चुनावी रणनीति फाइनल करेंगे। लेकिन इस क्षेत्र की 16 सीटों पर कौन जातिगत समीकरण साधने में सफल होता है और कौन मुद्दों को भुनाने में, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश चौक से भी आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे। प्रभु जी, जातिगत समीकरण, जाति जो नहीं जाती वो जाति, हमने वहाँ भी देखा मध्य प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो इलाका, खासतौर से ग्वालियर चंबल के अंचल में, और 2018 का जो चुनाव था जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक दलित हिंसा और एक स्वर्ण आंदोलन जो हुआ, इसके बाद बीजेपी को वहाँ झटका लगा। बसपा अब पूरी ताकत से उतरने को तैयार है। पिछले चुनाव में वो मैदान में थे, लेकिन उपचुनाव पे परंपरा से हटकर वो उतर रहे हैं। जातिगत समीकरण, अब चूंकि बीजेपी के तो लगभग उम्मीदवार तय हैं, जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं उन्हीं को वोट मिलना है। एक जोरा अगर छोड़ दिया जाए उस अंचल में, जो कि कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। बाकी सीटों पर अगर हम देखें तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस अगर जातिगत कार्ड खेलती है तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की उम्मीद है? क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों ही दल कहें कुछ भी, लेकिन जातिगत समीकरणों को देखते ही वो उम्मीदवार मैदान में उतारते रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्लस इसलिए दिखाई दे रही है कि जो भाजपा के आज के उम्मीदवार हैं वो पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और कांग्रेस ने ही जातिगत समीकरण के आधार पर उनको टिकट दिया था ज़्यादातर जगह, और वही कैंडिडेट अब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है। बसपा वहाँ पर आ रही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बसपा का पूरा खेल जाति के आधार पर होता है, तो जातिगत टिकट बसपा को देने हैं, तो उसको देखते हुए कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों का चयन करना होगा। यहाँ हम बता दें 2018 में जब चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस ने ये कहा था कि उन्होंने बसपा के साथ पैक्ट कर लिया है। बिल्कुल, बसपा सपा के साथ उन्होंने ये दावा किया था कि हमारा पैक्ट हो गया, तो उस तरीके से वो कई सीटों पर वो जो है कांग्रेस को फायदा भी हुआ था और वो सरकार में 15 साल बाद आ पाई थी। यदि हम आज की परिस्थिति में देखें कांग्रेस को, तो कांग्रेस वहाँ बहुत पीछे चल रही है। यदि कांग्रेस को मुकाबला करना है तो कांग्रेस के पास, चूंकि जब से 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने में अपने उम्मीदवार घोषित कर देती, उन्हें मैदान में उतार देती, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बिल्कुल, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भूमि पूजन, शिलान्यास हो रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश पहुंच रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये तमाम जो फैक्टर वहां पर हो रहे हैं, तो कांग्रेस यदि इसका मुकाबला करना है तो कांग्रेस को भी पहले से अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए थे। वो उम्मीदवार पहले से वहां पर होते तो शायद कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता। अब आखिरी वक्त में यदि वो उम्मीदवार उतारे, जैसे हम अजय सिंह यादव को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने सर्वे कर लिया है, 2-3 नाम के पैनल बना लिए हैं, अब उनमें से जो योग्य उम्मीदवार होगा उसको टिकट दें। तो ये सारी प्रक्रिया वो कांग्रेस कब करेगी? जब चुनाव सिर पर आ जाएंगे, जब नॉमिनेशन की आखिरी तारीख आएगी तब करेगी, तो कांग्रेस को कहीं फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको उम्मीदवार को 20-21 दिन या 28 दिन का ही समय मिल पाएगा ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए, और भाजपा का उम्मीदवार बहुत लंबे समय से मैदान में है। तो ये कांग्रेस के साथ एक यहाँ पर नुकसान दिखता है। भले वो जातिगत समीकरण साध ले, लेकिन नुकसान उसको उठाते हुए दिख रही है यहाँ पर। ब्रजेश जी, एक और चीज़ कही अजय सिंह ने, जो कि प्रभु जी ने जिस बात का जिक्र किया है कि वो दल बदलुओं को टिकट नहीं देंगे, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू हो, चौधरी राकेश सिंह हो, फूल सिंह बरैया हो, ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो लगभग कांग्रेस ने लगभग तय है कि इनको चुनाव में उतरना ही है। तो एक मुद्दा वो ये कह रहे थे कि हम चुनाव में योग्य उम्मीदवार उतारेंगे। सर्वे करा लिया, सर्वे के हिसाब से उन्होंने पहले भी टिकट दिया था, जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो जयचंद हैं, गद्दार है, जनता को धोखा दिया, कांग्रेस को धोखा दिया। अब वो ये वही बात दोहरा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दा कांग्रेस जिसको बार बार कह रही थी कि गद्दारों को हराना है, घर बिठाना है, जब इन लोगों को वो खुद दल बदलुओं को टिकट देगी तो उस मुद्दे में कुछ धार बचेगी, और जातिगत समीकरणों को अगर ध्यान में रखते हुए बीजेपी के मुकाबले अगर उसी जातिगत फार्मूले को वो आजमाएगी तो क्या वो कांग्रेस भाजपा के मुकाबले एज ले पाएगी? मनोज जी, प्रभु जी ने सही कहा है अभी कि वह जातिगत फैक्टर बसपा काम करती है, लेकिन अभी जितने भी फैक्टर काम कर रहे हैं वो सब कांग्रेस को, जैसे उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो
ये उम्मीदवार ला रहे हैं, मतलब दल बदलुओं को नहीं देंगे, लेकिन दल बदलुओं के अलावा उनके पास उम्मीदवार है ही नहीं है ना। कांग्रेस के पास जो आदमी थे, जो उम्मीदवार थे, जो जिन पर कांग्रेस अब तक लड़ती आई है, जहां उनकी नैया चलाने वाला जो आदमी था ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अब आ गए हैं भाजपा में। भाजपा में उनके साथ पूरी कांग्रेस आ गई, अब कांग्रेस है नहीं वहाँ पे। जो उम्मीदवार थे अब तक जो चुनाव लड़ते आए हैं कांग्रेस के नाम पर, वो सब भाजपा में हैं। तो उनके पास तो दल बदलुओं के अलावा कुछ बचा नहीं है ना, जिनकी वजह से वो चुनाव में मैदान में उतरे हैं और जीत जाएं। दल बदलू एक मुद्दा है, अन्य मुद्दे उनके पास अब 15 महीने की जो सरकार रही है उनकी, वो कोई मुद्दा नहीं ला पाए उसमें, तो मुद्दे कहाँ से लाएंगे। इसलिए एक ही मुद्दा बचा है अब उनके पास कि दल बदलुओं का। और वहाँ पे बसपा बड़ा फैक्टर है, जातिगत समीकरण बड़े फैक्टर हैं, और इसके साथ तीसरा फैक्टर है सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब तक सिंधिया के नाम पर ही वहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ती आई है, मतलब सिंधिया पहले थे, कांग्रेस बाद में थी। अब जब कांग्रेस की नैया पार लगाने वाला ही इधर आ गया है, तो फिर आप समझिए कि क्या हालत होगी वहाँ पे कांग्रेस की। बिल्कुल प्रभु जी, जो बात ब्रजेश जी ने कही, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की गाड़ी का जो ड्राइवर था सिंधिया, वो मय खलासी और हम्माल होके वो गायब हो गए और गाड़ी भी जंगल में अंधेरे में छोड़ गए। अब या तो आपको नया ड्राइवर लाइए या धक्का लगा के उस जंगल से बाहर निकलिए। तो दोनों सूरत के लिए आपको समय चाहिए, आदमी चाहिए, मैन पावर चाहिए। वो आपको लग रहा है कि कांग्रेस के पास होंगे उस ग्वालियर चंबल अंचल में खासतौर से? मनोज जी, जिस अंचल की आप बात कर रहे हैं वहाँ केवल गाड़ी का ड्राइवर खल्लासी ही नहीं उतरे हैं, वो टायर भी निकाल ले गए हैं, इंजन भी निकाल ले गए हैं। वहाँ पर केवल ढांचा खड़ा हुआ है कांग्रेस का। कायदे से देखा जाए तो ये वाली स्थिति में कांग्रेस वहाँ पर है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 5 महीने का समय बहुत होता है। हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा कि उमा भारती ने एक भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी और उनने अपनी ताकत बहुत कम समय में 6-7 महीने में इतनी अर्जित कर ली थी कि वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 6 सीटों के साथ जीत कर आई थी और वोट परसेंट भी 7-8%, और वोट परसेंट भी अच्छा लेकर आ गई थी। हमने अरविंद केजरीवाल को देखा है, दिल्ली में उन्होंने नई पार्टी बनाई और एक अच्छी पोजीशन पर वो चुनाव जीते और उसके बाद दोबारा जीते, तीसरी बार जीते। तो ये 5 महीने का समय कोई कम नहीं होता है सियासी दल के लिए, खासकर आज की परिस्थितियों में कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। संसाधन इतने ज़्यादा हैं कि अपनी बात को बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले की तरह नहीं है कि आपको यदि अपना संदेश पहुंचाना है तो 2 दिन लग जाएं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब सारा बहुत तेज़ी से काम, सोशल मीडिया का दौर है, 4G इंटरनेट का युग चल रहा है, हेलीकॉप्टर से लोग चुनाव प्रचार करने जाते हैं। तो संसाधन तमाम मौजूद हैं जिनका उपयोग करके अब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच बनाई जा सकती है। बिल्कुल। कांग्रेस यहाँ पर केवल बैठ कर इंतजार कर रही है कि सही समय पर आने पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी, सही समय आने पर कैडर तैयार करेगी। आप याद कीजिए 2018 का चुनाव कांग्रेस क्यों जीती? 2018 का चुनाव कांग्रेस इसलिए जीती कि उस समय जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे दीपक बावरिया, बिल्कुल, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्टाइल है, जो उसको कांग्रेस ने कहा कि ये हमारी पुरानी स्टाइल है, उस स्टाइल पर मंडलम तक गए। वो पन्ना प्रभारी जो भाजपा बनाती है उस स्टाइल पर वो नीचे तक उन्होंने टीमों का गठन किया, कार्यकर्ताओं की पूरी फौज उतारी नीचे तक, तब कांग्रेस वहाँ पर चुनाव में 114 सीट तक पहुँच पाई थी। तो कांग्रेस को यदि हम इसके पहले के चुनाव देखें 30% 35% वोट हमेशा मिलता रहा है, 1-2% तो पिछड़ती रही है। ये जो फ्लोटिंग वोट को हासिल करने का जो तरीका था वो दीपक बावरिया ने सिखाया कांग्रेस को कि हमको चुनाव मैनेजमेंट कैसे करना है। अब कमलनाथ की पूरी टीम उस मैनेजमेंट को भूलकर केवल इंतजार कर रही है कि हम दल बदलुओं को नहीं लेंगे, लेकिन दल बदलू पार्टी में आ रहे हैं। हम योग्य उम्मीदवार को देंगे, लेकिन योग्य कौन है वो अभी तक पार्टी फैसला नहीं कर पा रही है। तो जहां पर कि उनको अस्तित्व का संघर्ष है, यदि ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि कांग्रेस का कहीं तो वजूद साबित हो जाए, कुछ तो कांग्रेस दिख जाए। तो वहां पर कांग्रेस को बहुत पहले से तैयारी करके अपनी टीम उतारनी चाहिए, अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने चाहिए थे, तब जाकर कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन वहाँ तो हो उल्टा रहा है प्रभु जी। संगठन की अगर बात करें, हमने देखा ग्वालियर शहर और ग्रामीण मिला के उन्होंने 6 जिला अध्यक्ष बना दिए। भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल के जितने और ग्वालियर में जितने चुनाव होना है, रोज़ एक कई महासचिव बनाया जा रहा, प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, बजाय इसके कि जो आप बता रहे थे कि वो टीम आप अगर कैंडिडेट घोषित करते वो ज़्यादा इफेक्ट रहता है। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात जो प्रभु जी ने कही संसाधन की, संसाधन के साथ आपके पास ऐसा आदमी भी होना चाहिए साथ ही, क्योंकि अगर हम केजरीवाल की बात करें तो बीजेपी के मुकाबले वो संसाधन में कहीं नहीं टिकते थे, कांग्रेस के मुकाबले वो कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन 15 साल सत्ता चलाने वाली कांग्रेस आज की तारीख में दिल्ली में खाता नहीं खुला। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और 3 सीट बहुत मुश्किल से वो ला पाए थे पिछली बार भी, और इस बार भी बहुत ज़्यादा उनके साथ वो कह सकते हैं कि वोट बैंक बढ़ा, लेकिन उनको
जो जीत है वो केजरीवाल की हुई है। झारखंड में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तो आपके पास जो केडर होना चाहिए, अगर आप कितनी अच्छी योजना बनाए, दीपक बावरिया ने बनाई तो उसकी मॉनिटरिंग की, लेकिन जो प्रदेश प्रभारी है मुकुल वासनिक, वो तो एक बार आए हैं, तब भी उन्होंने पीसीसी की जगह सारी मीटिंग कमलनाथ के बंगले में ली और चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में जब आप कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है आप कोरोना के कारण आप सामने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वर्चुअल माध्यम है, टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत हो गई है, तो आप संवाद ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करेंगे कि वो कार्यकर्ता इस कोरोना काल में आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए वोट मांगने सड़क पर उतरेगा? मनोज जी, चुनाव जीतने के लिए कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, एक संगठन करता है, एक चेहरा करता है और एक आपके काम भी करते हैं। और जो आपकी सक्रियता है वो भी बहुत कुछ मायने रखती है उसमें। अब कांग्रेस अभी तक वहाँ सक्रिय नहीं हो पाई जिस तरीके से होना चाहिए था। उन्हें अतिरिक्त ताकत लगाने की जरूरत थी, क्योंकि उनका पूरा एक कैडर समझ लो आप, पूरा दल एकदम उठ के चला गया। पूरे नए संगठन में नए लोगों को लाना है या संगठन खड़ा करना है वहाँ पे, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत थी काम करने की वहाँ, लेकिन वो वैसा हो नहीं रहा है। उनके पास उस क्षेत्र में चेहरा नहीं है आज की तारीख में। जो सिंधिया चेहरा था वो जा चुका है, संगठन है नहीं उनके पास, और उसके ऊपर आपकी सक्रियता भी नहीं है उतनी तेज़ी से। बिल्कुल, वैसे मेहनत करोगे आप तो आप मुकाबले में आओगे। अभी तो सामने जो पार्टी है आपके, भाजपा है जो सामने पार्टी है, संगठन उसके पास मजबूत है, उनके पास एक चेहरा पहुंच गया, अतिरिक्त ताकत पहुंच गई है, तो वो डबल ताकत के साथ मैदान में है और आपके पास ताकत नहीं है। आप कमज़ोर दिख रहे हैं अभी वहाँ से। आपको ज़्यादा वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, जबकि अभी तक वहाँ देखने को नहीं मिला है। कोई बड़े नेताओं के दौरे नहीं हुए हैं, जबकि भाजपा चुनावी मूड में आ गई है। उनके कैंडिडेट अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, जबकि भाजपा का तय है कि पहले से कौन कैंडिडेट हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं चुनाव में। बिल्कुल। एक और चीज़ है प्रभु जी, जो चीज़ ब्रजेश ने कही है कि आपने भी जो चीज़ बात की, लेकिन अगर बीजेपी की अगर बात करें, कल 3 दिन का जिस प्रकार से वो ताकत दिखाने वाले हैं, और कांग्रेस जिस प्रकार से मुतमिन है, एकदम शांत बैठी है आराम से, और वो इंतजार कर रहे हैं कि अगले 2, 4, 5 दिन बाद वो एक बैठक की प्लान कर रहे हैं, फिर वो प्लान करेंगे कि हम घर घर जाएंगे। ये योजना कागज़ पर चल रही है। मतलब कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि दादा ने घी खाया और बेटा खुद को पहलवान समझ रहा है कि ठीक है हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, लेकिन भविष्य की प्लानिंग कांग्रेस में दिख नहीं रही है। ऐसी स्थिति में कल जब 3 दिन का जो मजमा लगेगा ग्वालियर में, और वहाँ का जो संदेश जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने क्या स्थिति खड़ी होंगी, परिस्थितियाँ क्या होंगी उनके सामने? मनोज जी, जो मजमा लगने वाला है और जिस तरीके से जो जानकारियां आ रही हैं कि वहाँ पर कांग्रेस के बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, जिन 16 चुनाव क्षेत्र का जो मामला है वहाँ से ज़्यादातर आने वाले हैं। तो एक तरीके से वो संदेश जो है पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा तो खुश है, भाजपा को मालूम है कि एक बड़ा नेता उनके साथ आ गया है, बिल्कुल, उसके साथ कई पूर्व विधायक आ गए हैं और एक सरकार उनके हाथ में आ गई जो उनके आगे आने वाले 3 साल तक तो उनके पास नहीं रहनी थी, लेकिन सहयोग से वो भी उनके साथ आ गई, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे पीछे पूरा एक कारवा चला आया। तो वहाँ पर अब संदेश जो है पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश जाएगा इस आयोजन से। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी का अपने कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखे, सतना के लोगों को संभाल कर रखे, वो अपने बालाघाट के लोगों को संभाल कर रखे, वो होशंगाबाद के लोगों को संभाल कर रखे, भोपाल के कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखे, वो टीकमगढ़ छतरपुर के कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखे, जहाँ से विधायकों के जाने की बार बार चर्चा हो रही है कि उनके विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में है। तो खतरा कांग्रेस को अपने लोगों से है कि जब भीड़ जाल जो चलती हुई दिखाई देगी तो उसमें कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी लगेगा भाई सब उधर जा रहे हैं तो धारा में हम भी बहें, धारा के विपरीत कोई नहीं चलना चाहेगा। ये कांग्रेस के साथ एक बड़ा खतरा आने वाला है, जिससे निपटना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। मतलब आप वो जो संकेत दे रहे हैं तो उससे हम ये अंदाज लगाएं कम से कम कि अब जो चुनाव होंगे, उपचुनाव जब भी घोषणा होगी, जैसे कि आज कुछ गाइडलाइन जारी की है चुनाव आयोग ने बिहार के मद्देनजर, बिल्कुल मनोज जी नवंबर तक बिल्कुल, तो ये मान लें हम कि जो आपने संकेत दिया है कि सीटें जो चुनाव है वो 27 सीटों पर नहीं होगा, वो संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर आसार यही है कि वो संख्या बढ़ सकती है। और यदि हम भाजपा के सूत्रों की बात करें तो 30 से कम सीटों पे उपचुनाव वो नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। ब्रजेश जी क्या कहेंगे कि इधर संख्या घटती जा रही है, उधर बढ़ती जा रही है, और वो सपने भी देख रहे हैं कि दोबारा सरकार बना लेंगे, सारी सीटें वो जीत लेंगे, तो क्या उम्मीद दिखती है कि ये जो बचा कुचा हौसला है, जैसा प्रभु जी ने भी संकेत दिया है कि कम से कम 30 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं, 27 अभी हैं, 3 और अगर जाती है, तो ऐसे में जो बचा हुआ हौसला कांग्रेस का वो जाकर कहाँ जाकर टिकेगा? क्योंकि कमलनाथ जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं,
एकला चलो की स्थिति में अभी वो दिखाई दे रहे हैं, या तो उनके सहयोगी हैं वो मैदान में दिख रहे हैं, बाकी जो दूसरे धड़े हैं चाहे वो सुरेश पचौरी का हो या दिग्विजय सिंह का, वो कहीं उनके साथ अभी नज़र आ नहीं रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह कांग्रेस की हालत है अभी कि संगठन भी एक आदमी संभाल रहा है, सरकार में भी नेता प्रतिपक्ष भी एक आदमी है, प्रदेश अध्यक्ष भी एक आदमी है, बाकी बॉडी और कोई सक्रियता नहीं दिख रही, बाकी नेता दिख नहीं रहे हैं, ना पचौरी जी दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं जैसे सही है, दिग्विजय सिंह जी भी नहीं दिख रहे हैं। और इस ऐसे हालातों में यदि वो सपने देख रहे हैं तो उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही कह सकते हैं अपन, क्योंकि परिस्थितियां भी तो वैसी बनती हुई नजर आएँ या बनाते हुए नजर आएँ, वो संघर्ष करते हुए नजर आएँ, तो वैसी कोई हालात तो दिख नजर नहीं आ रहे कहीं भी। बिल्कुल। अब ऐसे में यदि भाजपा ये दावा कर रही है कि हम 30 सीटों पर चुनाव कराएंगे तो संभव हो सकता है, क्योंकि वो जब उस समय नहीं संभाल पाए अपने कुनबे को, जब उनके पास सत्ता थी, तो अब इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? मंत्रियों को नहीं संभाल पाए। प्रभु जी, जो सत्ता सुंदरी थी उसका वरण हुआ और हरण भी हो गया, लेकिन अब दोबारा से उसको पाने के लिए अब स्वयंवर तो होना नहीं है कि उसको चुनना है, अब तो कांग्रेस को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेंगे। तो उस एक्स्ट्रा एफर्ट के पीछे आपको लगता है कि उनको क्या क्या कुछ करना चाहिए अभी से, जैसे आपने उम्मीदवारों की एक बात की, और बाकी क्या कुछ करना चाहिए जिससे लगे कम से कम कि वो मैदान में वॉक ओवर नहीं दिया है? बिल्कुल मनोज जी, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल की थी तो उन्हें 1-1.5 साल पहले से अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करना शुरू कर दिए थे। उनने जो है ब्राह्मणों व एक वर्ग था जो ब्राह्मण बनिया, उनसे पैक्ट किया, उनने भाजपा के साथ पैक्ट किया था उनने, तो उनने जो है पहले से तैयारी की थी कि उनके उम्मीदवार पहले से आ गए, उसको जो विरोध होना है विरोध भी हो जाएगा, शुरू में आने से प्रत्याशी डिक्लेयर होने से विरोध का शमन भी हो सकता है, आपको जहाँ पर टेस्ट पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा विरोध है, बदलना है आप बदल भी सकते हैं। आप यदि नॉमिनेशन की डेट के आखिरी दिन तक यदि उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आप जो कैंडिडेट को लाए उसी को चुनाव लड़ाना है, और पार्टी का विरोध है तो आपका जो नाराज कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा। जिस अंचल की हम बात करें वहाँ जातिवाद खासा महत्वपूर्ण है। अभी मान लीजिए हम कहीं पर बात करें कि किसी ने ओबीसी के किसी कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा, या हम सिकरवार किसी ने ठाकुर को उतारा, भारतीय जनता पार्टी से ऑलरेडी ठाकुर उम्मीदवार है, बसपा वहाँ पर अदर कास्ट को उतार रही है उसको वोट बैंक को देखते हुए अहिरवार, तो क्या कांग्रेस इन दोनों पर जाएगी? कांग्रेस को ब्राह्मण उतारना पड़ेगा तीसरा उम्मीदवार, क्योंकि ठाकुर वोट तो ठाकुरों में जाएंगे, बिल्कुल अहिरवार वोट अहिरवारों में जाएंगे, तो वहाँ पर बस कांग्रेस पिछड़ जाएगी। तो कांग्रेस को इस सारे फैक्टर को अभी समझना होगा कि वो पहले से पैक्ट करे, पहले से उम्मीदवार उतारे, कम से कम डिक्लेयर ना करे, उसको लोगों को फील्ड में तो उतार दे, बिल्कुल एक मैसेज चला जाए कि ये हमारा। लेकिन जो आप चीज़ कह रहे हैं प्रभु जी, ये पूरी कसरत कांग्रेस ने 2018 में भी की थी, और कमोबेश कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष थे। सिंधिया को हटा दें तो पूरी कसरत में भले सिंधिया के लोगों को टिकट मिला, लेकिन कसरत सबने साथ बैठकर की होगी। दिग्विजय सिंह थे, सुरेश पचौरी थे, अजय सिंह थे, तो ये सारी चीज़ें उनके पास है कि कौन सा कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, कौन सी जाति को साधना है, कैसे साधना है, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े करे थे। तो आप जो चीज़ कह रहे हैं तो कम से कम अभी से वो अगर उम्मीदवार अब भी घोषित कर देते हैं तब उसका एक वो फ़ायदा ले सकते हैं कम से कम। स्वाभाविक तौर पर मनोज जी मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा हो सकता है। देखिए, आप किसी का नाम पहले घोषित कर दें तो फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा यदि हम आज की यदि कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए अंदाज लगाएं तो मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस को फ़ायदा ही होगा यदि पहले से उम्मीदवार घोषित करती है। एक तो वो व्यक्ति अपनी टीम बनाएगा, उसके विरोधी यदि हैं वो उसको बदलवाने की कोशिश करेंगे, नहीं बदलवा पाते तो या तो साइलेंट हो जाएंगे या मन मार के उसके लिए काम करेंगे। उसको मनाने के जो दिग्विजय सिंह जी जो संगत पे पंगत वाली जो स्टाइल थी, बिल्कुल वो स्टाइल पर भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं उसको मनाने के लिए नाराज़ लोगों को। तो ऐसे तमाम काम हो सकते हैं, लेकिन जब यदि चुनाव मैदान में आप कूद चुके हैं, चुनाव सामने आ गया है, आपको चुनाव प्रचार करना है, वहाँ पर यदि आप कार्यकर्ता को मनाने जाएंगे तब बहुत मुश्किल की स्थिति होती है, तब आप संभाल नहीं सकते हैं उस परिस्थितियों को। और अब तो बसपा भी मैदान में उपचुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी सामने खड़ी हुई है। उस एरिया की हम 16 सीटों की बात करें तो वहाँ पर वो ज़्यादातर जगह पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। समाजवादी पार्टी वहाँ पर अपनी ताकत दिखाने आएगी, क्योंकि सपा का एकमात्र उम्मीदवार जो जीता था वो भी पक्षद्रोही सा हो गया था। तो तमाम पार्टियाँ जो उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने आने वाले हैं, बिहार के इलेक्शन साथ में ही होंगे लगभग, तो वहाँ को देखते हुए ये पार्टी अपनी ताकत लगाएंगी। तो उसमें कांग्रेस कैसे गेन कर पाएगी, तो कांग्रेस को उसके लिए यह है कि वो अपनी रणनीति कम से कम चेहरा तो सामने लेकर आए। बिल्कुल, वो कांग्रेस को जरूरी काम है। बिल्कुल ब्रजेश जी, चूंकि अब समय अब इजाज़त नहीं दे रहा तो एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी, जो कुछ प्रभु जी ने कहा उस पर।
प्रभु जी ने सही कहा है कि वहाँ पे अभी चुनाव मैदान में आने के लिए पहले से जो तैयारियां करना चाहिए कांग्रेस को, वो अभी से, अब भी समय है उनके पास, अभी देरी नहीं हुई है, अभी से जुट जाएंगे, अभी से उम्मीदवार तय कर देंगे, तो उम्मीदवार तय करने के कारण उनको अभी ज़्यादा फायदा मिल सकता है वहाँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पे अभी समय बहुत ज़्यादा बीता नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि समय बहुत ज़्यादा बीत भी चुका है, क्योंकि राजनीति में पूरा खेल पल पल में बदलता रहता है, पल में तोला पल में मासा। और ऐसी स्थिति में जब एक आपके विरोधी यानी बीजेपी ने चुनावी रणभेरी भेज दी है, बजा दी है, और दूसरा गुट उसका सेनापति अभी अपने खेमे में है, उनके जो घोड़े हैं, सारथी हैं, वो अपने खेमे में बंधे हुए हैं, अभी वो युद्ध के मैदान में अभी उतरे ही नहीं हैं। तो ऐसे में आधी लड़ाई तो आप आधी हारने की कगार पर वैसे ही पहुंच गए हो। और जिन चेहरों को लेकर आप चुनाव लड़ने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे जब उनका मुकाबला होगा तो पहले फ्रंट पर सिंधिया होंगे, शिवराज होंगे। कांग्रेस की ओर से निश्चित तौर पे कमलनाथ होंगे, दिग्विजय सिंह होंगे, लेकिन और कौन होगा? क्योंकि दिग्विजय सिंह के बारे में सबको पता है कि वो, उनकी रणनीति अच्छी है, वो सर्वमान्य कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, लेकिन वो कई बार ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे कांग्रेस को ऐसा डैमेज पहुंचता है जिसकी भरपाई वो लंबे समय तक कर नहीं पाती। तो इन सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र कांग्रेस के पास अब पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाना है, तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होंगे, अभी से तैयारी करना होगी, और उनकी अपनी सारी उन कमजोरियों पर ध्यान देना होगा जिसके कारण उनकी ये गति हुई है। सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।